Shankar IAS also puts up summary of budget. How to deal with low marks and जब हम एग्जाम देते हैं उसके बाद ओपन मार्क्स देते हैं. Majorly from the fear of maths. Did not realize कि सारे competitive exam maths ही पूछते हैं यहाँ पे. Ma'am, what was your revision plan or the strategy for the last 30 days? So congrats. Thank you. हाउ टू डील विद लो मार्क्स एंड जब हम एग्जाम देते हैं उसके बाद ओपन मार्क्स देते हैं तो वो लो मार्क्स हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और फिर हम सोचते हैं इस एग्जाम को भी छोड़ देना चाहिए, नेक्स्ट ईयर मूव करते हैं. तो उसको कैसे डील करना है, हाउ टू डू इट. What is your name? मुक्ता. Okay. So, good question, Mukta, and an important one. So, should I speak in Hindi or English? Both. So, okay. So, I'll tell you, according to me, mocks की utility is not to see how much you're scoring. It's my personal opinion. Considering कि UPSC अभी paper कैसे set कर रहा है, so there's important that you kind of face as many number of questions that you can. So according to me, and trust me, there were mocks which I gave and I scored a low score of 35 also in this attempt. So please do not get discouraged with the marks that you score in your mocks. It is just a practice. वो प्रैक्टिस है आपके लिए. यू हैव टू फिगर आउट कि आप कितने क्वेश्चंस 2 घंटे में अटेम्प्ट कर पा रहे हो. अपने आप को इक्विप करो टू फेस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, बिकॉज जब यूपीएससी बाउंसर देता है और वहाँ आप हॉल में बैठ के सोच रहे होते हो कि ये कहाँ से पूछ दिया, ये वाला डर चला जाता है. व्हेन यू स्टार्ट गिविंग मॉक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम एटलीस्ट गिव 30-35 मॉक्स एटलीस्ट. सेक्शनल पे मेरा इतना फोकस नहीं होता है बिकॉज सेक्शनल इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिस इन द केस कि आपने जो स्टैटिक में पढ़ा है उसको आप रिविजिट कितना कर पा रहे हो, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इनिशियली गिव सेक्शनल्स, बट अगर आपका प्रीलिम्स पास आ रहा है एंड इफ यू आर प्लानिंग ऑन गिविंग प्रीलिम्स दिस ईयर, तो स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ मॉक्स. 2 घंटे का टाइम लगाइए आप. और अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू ज्वाइन एनी मॉक टेस्ट सीरीज ऑफ एनी कोचिंग, यहाँ पे मटेरियल्स अवेलेबल हैं. यू पिक दैट मटेरियल, गो टू योर होम और योर लाइब्रेरी, विच एवर एनवायरमेंट यू फील इज कंफर्टेबल फॉर यू. 2 घंटे का टाइम लगाइए, ऑनेस्टली एग्जाम दीजिए, चेक एंड रिविजिट दोज आंसर्स. फोकस ऑन द स्टैटिक क्वेश्चंस जो आप गलत कर रहे हो, बिकॉज राइट नाउ आई फील दैट स्टैटिक हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन योर प्रीलिम्स एग्जाम. 35 से 40 क्वेश्चंस आपके स्टैटिक से, आपके बेसिक बुक से डायरेक्ट उठ के आते हैं. Read your NCERTs if you see the 2024 prelims का पेपर. Geography के क्वेश्चंस NCERT से सीधा उठा के दिया है उन्होंने. पॉलिटी के क्वेश्चंस मेकिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाले बुक से सीधे सीधे उठा के दिया है. Do not at any point of time if anybody tells you कि करंट अफेयर्स पे फोकस करो, करना है फोकस स्टैटिक पे ज़्यादा करना है. आप जब ये 30-40 मार्क्स का एक मेजर जंप लेते हो, एक बार इमेजिन कि आपने 30-40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूरे सही करके आए हैं, which equivalent is to 75-80 marks का jump, and it is a huge jump. उसके बाद आपकी गेसवर्क होती है और थोड़ी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है क्वेश्चंस की कि अच्छा बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो हो सकता है शायद गलत हो. तो वो आपको कहाँ से आता है? वो आपको मॉक में प्रैक्टिस करने से आता है. सो प्लीज डू नॉट गेट डिस्करेज्ड विथ लो मार्क्स दैट यू गेट इन मॉक. द फैक्ट दैट यू आर गिविंग मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज कंटिन्यू गिविंग मॉक्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Hello, ma'am. Congrats first. Thank you. Ma'am, what was your revision plan or the strategy for the last 30 days? In prelims? In prelims. Okay, what is your name? Hemant. So, Hemant, right now, since prelims is very near, 30 days ही हैं, so my suggestion to you would be, अगर आपने notes बनाए हैं static portions के, and by static portions I mean 4 subjects. Please keep it in your mind. These 4 subjects majorly decide your prelims का marks. Polity, modern history, economics and geography. Majorly static subjects हैं ये. इनमें बहुत ज़्यादा dynamic नहीं होता है. Geography को आप dynamic कर सकते हो अगर आपने उसमें environment थोड़ा घुसा दिया तो. But let's keep environment aside for some time now. Geography, when I talk about geography, it is the NCERTs. So ये 4 subject, and this was something I did not discover it myself. This was also advised to me through a topper. तो मैंने उनकी एडवाइस ली था, एंड आई गिव यू द सेम एडवाइस. इन 4 सब्जेक्ट्स पे मेजर फोकस रखो अभी आप. इनसे मेजर स्टैटिक क्वेश्चंस के क्वेश्चंस आते हैं. ये क्वेश्चंस चेंज नहीं होते और रिपीट भी होते हैं. The era of modern history has gone. It seems that. Then what is your intuition about that?
it does seem like that, but this was the opinion of students about medieval history also a few years back. And then there was this year of 2017, 2018 where there were 5 questions from medieval history. And 5 questions means 10 marks. And that's a huge number of marks. You can go up and down about it. So with my experience with civil services examination is कि किसी भी subject को आप ये मान के मत चलो कि अरे 4 साल से नहीं पूछ रहे हैं, नहीं पूछेंगे. I'll tell you something. World history was one of the most unpopular topics मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. पीपल यूज टू से कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे इतना इन्वेस्ट मत करो, उसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत पुअर है, 1 साल क्वेश्चन आता है, 1 साल तो क्वेश्चन ही नहीं आता है. मेरे मेंस में 2 क्वेश्चन आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के 15 मार्क्स के. इमेजिन दैट. What was your strategy related to CSAT especially? सी हेमंत, CSAT में मैं स्टूडेंट वीक रही हूँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. It was like, you know, bone in my, one of the hardest bone that I had to crack. Because 12th के बाद मैंने ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट कर लिया था, मेजरली फ्रॉम द फियर ऑफ मैथ्स. डिड नॉट रियलाइज कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैथ्स ही पूछते हैं यहाँ पे. बट ऐसा नहीं है कि उसको नहीं किया जा सकता. इफ़ यू आर वीक इन CSAT, माई सजेशन वुड बी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो. दैट इज द मोस्ट हेल्पफुल टूल. कोई भी देर आर सम मॉक्स अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्सो, बट आई हैव फाउंड अ लॉट ऑफ एरर्स in those mocks that you give they given on the market. So NCERT class 9th और 10th की जो miscellaneous exercise वाली portion होती है, make that religiously make that. और previous year के paper CSAT के आप question by question, first of all तो आप उनको 2 घंटे का टाइम लगा के आप दीजिए उनको. जितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं उनको देखिए, जो नहीं बने उनको विजिट करिए और ट्रिक्स फाइंड करिए. देयर इज ऑलवेज ट्रिक्स बिहाइंड क्वेश्चंस इन लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स. यू कैन ऑलवेज फाइंड कि इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में बनाया जा सकता था, जो मुझे नहीं आता था करना. मैं लगती थी कॉपी पेन लेके एकदम सम बाय सम सॉल्व करने. वो इट इज क्वांट्स, इट इज नॉट इवन मैथ्स. देयर इज अ रीजन उसको क्वांट्स बोलते हैं, देयर इज अ रीजन उसको लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं. यू हैव टू डू इट क्विक. हाँ, एप्टीट्यूड, एग्जैक्टली एप्टीट्यूड है वो. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं CSAT में, वो जानबूझ के लंबा सेट करते हैं कि बच्चे फंसे उसमें. रिमेंबर, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. प्रीलिम्स में रिजेक्शन क्या स्ट्रैटेजी चल रही है, एक्सेप्टेंस स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है. 14 लाख बच्चे देते हैं प्रीलिम्स. आप सोचिए, इट इज अ ह्यूज टास्क फॉर द कमीशन टू एलिमिनेट स्टूडेंट्स. दे विल गिव यू टफ पेपर. वो चाहेंगे कि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में फंसे कि लंबी लंबी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडेड. It happens. It happened with me. Of course, it happened with me. For the past 3 attempts, I have not been able to crack CSAT. सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे CSAT में हुई है. How have you managed your time between your optional subject and GS? See, what I will suggest you that if you are a fresher, start preparing for your mains first. No, I'm not fresh. I've already attempted last year. I scored 102 marks in GS. That is very good. And in CSAT 63.40. Mm-hmm. By one question I you go कि engineering background से तो हो ही जाएगा, ऐसे practice ना करके. What is your optional? History. Okay, so my suggestion to you would be optional आपका किया हुआ है. सब कुछ किया हुआ है. तो अगर आपको optional किया हुआ है and if you manage to clear prelims this year, focus, सबसे ज़्यादा focus on your optional. Like you have 2.5 months of time in between prelims and mains. So focus on your optional because वो subject आपका अपना होता है. ओनली प्लेस जहाँ पे कमीशन आपको कह रहा है कि आई एम टेलिंग यू कि आप चूज करके बताइए आप कहाँ स्ट्रांग है. बाकी में आपको ये फ्रीडम नहीं है. बाकी में वो जो सिलेबस सेट कर रहे हैं आपको उसके हिसाब से पढ़ना है. यहाँ पे वो आपको चॉइस दे रहे हैं कि आप बताइए आपकी स्ट्रेंथ क्या है और उसमें अच्छा करिए. Especially regarding with the paper 4, how have you managed to bring the paper in long length? Sometimes I face problem. Of course, मेंस का पेपर बहुत लेंदी होता है, no doubt. But I think when you start giving your mock exams in mains, and I hope all of you give mock exams, ये आप सबका हो जाए prelims, आंसर को अच्छा करने से पहले सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो रहा है. Of course, you have to write good answers. And sometimes it is not possible to write good answers क्योंकि वो 3 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है और एग्जॉस्टिंग भी होता है. पहले 1-2 पेपर आप फिर भी कंफर्टेबली दे पाओगे, बट वो लगातार होता है. ऐसे पेपर अगले दिन GS1, GS2, GS3, GS4, बाय द टाइम यू रीच GS3 यू विल बी एग्जॉस्टेड. और वहाँ पे उस स्ट्रेसफुल दिमाग में ये बैठ के सोचना कि मैं एकदम फोड़ के आंसर लिख के आऊँगी, पॉसिबल नहीं होता. कुछ बच्चे उसमें भी कर लेते हैं, हैट्स ऑफ टू देम. मैं एवरेज से अबव एवरेज के बीच की स्टूडेंट रही हूँ, सो आई नो कि फॉर अ स्टूडेंट
क्या चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है जब आप एक स्ट्रेसफुल माहौल में होते हो, आपका सबसे पहला फोकस पेपर खत्म करने पे होना चाहिए. ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आप खराब आंसर भी लिख के आओगे तो आपको 2 नंबर ही मिलेंगे ना, बट जिसने वो आंसर नहीं अटेम्प्ट किया होगा आपको उससे 2 नंबर ज्यादा है. डू नॉट फॉरगेट दैट दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. यू नॉट ओनली हैव टू परफॉर्म वेल, आपको बाकी लोगों से भी अच्छा करना है. सो कंप्लीट योर आंसर्स, कंप्लीट योर पेपर, यू हैव टू फिनिश योर पेपर. अगर मेंस के पहले तक आपका पेपर खत्म हो रहा है, एंड खत्म हो रहा है मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20, you're attempting all the questions, there's a very high chance you will clear mains, very high chance you will clear mains. वहाँ पे don't go under this impression कि भाई बहुत ही फोड़ के सारे आंसर्स बच्चे लिख रहे हैं. नहीं, क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं आपको लगेगा कि ये क्या पूछ दिया यार, ये तो पढ़ाई नहीं है, बट आपकी स्टैटिक नॉलेज वहाँ काम करती है. आप इतना कंटेंट याद कर चुके होते हो ना मेंस के टाइम तक कि कुछ ना कुछ आप लिख के आ जाते हो. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट कि यू राइट समथिंग, कुछ भी, मे बी नॉट रेलिवेंट, मे बी indirect relevance, but right, it will fetch you marks. And complete your paper, please complete your paper on time. Congratulations, ma'am. Thank you. My question is regarding GS3 Okay. and especially economic section and environment section. Please tell me your name. Krunal. So GS3 का ऐसा है, I'll tell you, GS3 is a very dynamic paper. Okay, so you have a lot of current affairs that comes in GS3. GS3 has economics, environment, science and tech, disaster management, and one more, and security. Yes. So international security is, you can fairly do it. Environment and economics, these are the 2 scoring subjects जो इसमें है. And by scoring I mean इनसे questions सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इनमें questions को tough करने का भी scope बहुत ज़्यादा है और data driven बहुत ज़्यादा है. So for GS3, my advice, and you will also see that GS3 बहुत scoring नहीं है. Even the toppers score a little low than what they have scored in other subjects. हाँ, even that also. But some of them are brilliant and 130-140 नंबर भी कुछ लोग लाते हैं. Hats off to them. I am definitely sure मेरे उतने नहीं हैं क्योंकि अभी मार्क्स नहीं आए. But my advice would be कि इकोनॉमिक्स के लिए उस साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से करिए. Don't go into the intricate details. Remember, it is a GS subject. आपको optional नहीं है वो. Also, you are going to be a generalist, not a specialist. Remember that. So, कोई भी subject को आप उठाते हो, first of all, syllabus देखो उसका. Mains का syllabus by heart होना is very important. There's a reason UPSC is giving you a syllabus. They are not telling you कि इतना सारा पढ़ना है. They are telling you कि बस इतना ही पढ़ना है. वो वाला माइंडसेट पे लेके जाइए. लाइंस पढ़िए कि बजट पूछ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब निर्मला सीतारमन मैम ने जो बजट पढ़ा है उसको हम पूरा पढ़ने लग जाएं. नहीं, PIB पे समरी आती है. देयर आर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. शंकर IAS ऑल्सो पुट्स अप समरी ऑफ बजट. गो थ्रू दैट. फर्स्ट आई विल सजेस्ट गवर्नमेंट साइट्स, क्योंकि वो सबसे ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है आपका. PIB चले जाइए. PRS लेजिस्लेटिव इज अ गुड साइट, वहाँ पे भी काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट योर बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. मेमोराइज देम. डेटा याद करिए. GS3 में इट इज़ अ गेम ऑफ डेटा. ऑफकोर्स इट इज़ डिफिकल्ट और वो बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी का गेम है, इसलिए नोबडी विल टेल यू कि आप डेटा प्रीलिम्स के लिए याद करो या आप मेंस के तैयारी के टाइम पे डेटा याद करो. थोड़े बहुत याद रखो, बट वो बहुत लास्ट मोमेंट का डेटा होता है. 3-4 दिन पहले उनको मगना होता है और पेपर में प्रोड्यूस करके आना होता है. इकोनॉमिक्स के लिए बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. अपार्ट फ्रॉम दैट, विच एवर बुक यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स में, if it is something from Shankar IAS, you can do that. If it is NCERTs, you can do that. If it is Mrunal, you can do that. If it is Vivek Singh, you can do that. I refer to Mrunal and Vivek Singh. Amazing authors, amazing material. मेरे economics का base, I never studied economics my whole life. This was the very first time in this exam कि मेरे को economics पढ़ना पड़ा है. इन दोनों books से जो मुझे clear हुआ है concepts, I'll always be thankful. Go through these books, or if there is a any other material you feel कि better समझ आता है आपको, go to that. Definitely, whatever. वो आपकी चॉइस होनी चाहिए. वो किसी का भी इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए कि आप यही मटेरियल पढ़ो. आपको जो समझ आ रहा है वो करो. इन्वायरमेंट थोड़ा ट्रिकी होता है. क्यों ट्रिकी होता है? क्योंकि इन्वायरमेंट में डायनेमिक होना, लाइक इकोनॉमिक्स को टफ किया जा सकता है, इन्वायरमेंट बहुत रैंडम हो सकता है. यू वोंट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्वेश्चन का डिमांड क्या है. तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर्स के टच में रहो. यूजुअली दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम रीसेंट इवेंट्स यूजुअली,
बट ऑफकोर्स देयर कैन बी क्वेश्चन जिसके लिए आप रेडी नहीं हो गए. अगेन बाय द टाइम यू गिव योर मेंस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आप कुछ चंक ऑफ आंसर लिख आओगे. देयर इज अ रीजन कि GS3 में मार्क्स बहुत नहीं उठते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस बहुत रैंडम आ जाते हैं, तो नहीं समझ आता बच्चों को. अच्छे बच्चे नहीं समझ पाते, बट कुछ लिख के आ जाना है. सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो एग्जैक्टली एंड कोई वाटर पोल्यूशन का केस हुआ होगा जिसके बारे में आपने सुना नहीं है, एंड यू डोंट नो कि क्या पूछ रहा है, बट यू नो व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, राइट? आपको मालूम होना चाहिए कि कंट्री में वाटर पोल्यूशन का क्या स्टेटस है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का क्या स्टेटस है, रिवर्स और लेक्स से सूख रही हैं. अभी कुछ लेटेस्ट लेक होगा, देयर वाज अ लेक इन बेंगलुरु व्हिच गॉट ऑयल सोक्ड अप बिकॉज ऑफ वेस्ट एंड एवरीथिंग. आप ये सब भी लिख के आ जाओ ना. सामने वाला एग्जामिनर सोचेगा कि अच्छा ठीक है, चलो इतना तो मालूम है बच्चे को. 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5 नहीं मिलेगा, 2 नंबर मिल जाएंगे. आप वही 2 नंबर उठा लो, आप उस बच्चे से आगे हो जिसने वो क्वेश्चन छोड़ दिया है. So attempt, read your newspapers for environment, and for economics, have a good hold on the budget and economic survey. Lot of questions directly come from that. और अगर directly नहीं आएंगे तो indirectly आएंगे. And be very clear on your concepts of economics. Do not get confused कि capital account क्या होता है और current account क्या होता है, remittances के पैसे किस में जाते हैं और किस में नहीं जाते हैं, balance of payment क्या होता है, ये सब आपको finger tips पे होना चाहिए. If you are a main student, you should not get confused on the basic concepts of economics. This is expected कि आपको मालूम होगा. Nobody is going to ask you कि शेयर मार्केट को कैसे हैंडल करना है, वो नहीं पूछेंगे वो आपसे. बट आप कैपिटल अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं जानते हो, आपके प्रिपरेशन में लैक है. तो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एकदम क्लियर होना चाहिए. बिल्कुल रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, GDP कैसे निकलती है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, ये नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट पे लगता है कि मार्केट कॉस्ट पे लगता है. नहीं, मालूम होना चाहिए आपको. बेस ईयर क्या है आपको मालूम होना चाहिए. कंट्री का इन्फ्लेशन क्या है आपको पता होना चाहिए. ऑल्सो देयर आर फ्यू डेटाज जो आपको ऐसे भी मालूम होना चाहिए. आपके कंट्री की लिटरेसी रेट, आपके कंट्री का सेक्स रेशियो, आपके कंट्री में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है. यस. इसके अलावा आपके कंट्री में प्लीज गिव मी सम पॉइंटर्स, आई एम फॉरगेटिंग, सॉरी. डेफिनेटली, वेरी गुड. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट. इसके अलावा पोल्यूशन का क्या स्टेटस है, मोटा मोटा आपको मालूम होना चाहिए. फॉरेक्स रिजर्व्स थोड़ा डीप हो जाता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको अपनी कंट्री की मालूम होनी चाहिए. मेजर डेटा फ्रॉम इकोनॉमिक्स, मेजर डेटा फ्रॉम पॉलिटी. सुप्रीम कोर्ट में कितनी लेडी जस्टिस हैं, कितने जजेस हैं, क्यों कम हैं. दीज आर द क्वेश्चंस दे विल आस्क यू इन मेंस. व्हाई इज द रीजन देयर आर लो फीमेल पार्टिसिपेशन जुडिशरी, पूछ सकते हैं आपसे, आपको पता होना चाहिए. एंड इफ यू आर नॉट मेंशनिंग द डेटा देयर कि कम है, क्यों, शो देम कि कम है, 2 हैं सिर्फ. या इसके अलावा आपको हिंदू में अगर कुछ डेटा है, गिव दैट. एंड व्हाई डू यू थिंक दे विल आस्क यू फॉर वे फॉरवर्ड. You just have to tell, you don't have to tell. आप सिविल सर्वेंट होने जा रहे हो, आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए क्वेश्चंस, हमेशा आंसर्स का. मेंस में ऑलवेज रिमेंबर, इवन इफ दे हैव नॉट आस्क्ड यू, ऑलवेज राइट वे फॉरवर्ड. गिव योर सोल्यूशन. सामने वाले को एक पर्सपेक्टिव जाता है कि अच्छा इसको सोल्यूशन भी मालूम है, इसको ये भी मालूम है कि इसको डील कैसे करना है. ऑफकोर्स वो इमीडिएट नहीं हो सकता है, देयर इज अ प्रोसेस ऑफकोर्स, एंड it's a good thing that there are women in fields now. पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हालत है. आपको मालूम होना चाहिए विकसित भारत के गोल्स क्या हैं. आपको पता होना चाहिए इंडिया की नेशनली डिटरमाइंड गोल्स क्या हैं. इन्वायरमेंट के लिए जो आप पूछ रहे हो, जो भी रिसेंट कॉप इवेंट्स होते हैं, COP 29 ले लो आप, या G20 अगर हो रहा है, ब्रिक्स अगर हो रहा है, कोई भी इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है, स्पेशली अगर वहाँ इंडिया का पार्टिसिपेशन है, Do not by heart the details, at least know the summary कि इस इवेंट में हुआ क्या. अगर कोई मेजर फाइनेंशियल डील साइन हुई है wherein they are giving money to the developing countries, remember that, remember the amount, it is very important. बहुत स्मॉल डिटेल है, बट रिमेंबर दैट आपको सामने वाले से बेटर परफॉर्म करना है. ऑफकोर्स अगर आप डेटा डाल के आ रहे हो तो सामने वाले को दिखता है कि इस बंदे ने ज्यादा एफर्ट पुट किया है, फॉर समवन जिसने डेटा नहीं डाला है. ऑफकोर्स उस बंदे को भी मार्क्स मिलेगा, आई एम नॉट सेइंग कि उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, बट आपको हो सकता है 3.5 नंबर मिल जाए, उसको हो सकता है 1.5 ही मिले. इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. जब आपके मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स कैलकुलेट होकर जब आपकी रैंक बनती है, वो 2-2 नंबर से रैंक शिफ्ट होती है. यू वोंट फील इट इन योर मेंस एग्जाम, यू विल फील इट इन योर
रैंक, व्हेन यू गेट योर रैंक एंड यू विल सी कि इस बंदे से मैं सिर्फ 3 नंबर पीछे हूँ और उसकी रैंक 300 में है और मैं 400 में आ गई हूँ. दैट इज द डिफरेंस इट क्रिएट्स. So it is very important that you be in touch with your newspapers, whatever newspaper you read, especially for GS3. GS3 is a heavy science and tech में भी. Science and tech is also a very current affairs dominated paper. और मैं तो साइंस की स्टूडेंट रही भी नहीं हूँ 12th के बाद. मेरे लिए तो और ज़्यादा चैलेंजिंग था कि यार डिफिकल्ट पूछ देंगे, कैसे आंसर करूँगी. बट ऑल्सो रिमेंबर दैट कि सिविल सर्विसेज में there are all kinds of students from all backgrounds who are giving this exam. This is not an engineering services exam. This is not an IIT exam. This is a student for all the students from all the backgrounds. और ये बात commission को भी पता है. So they'll cater to all the kinds of students that are giving this exam. तो science and tech में unnecessary don't waste your time in learning things जो बहुत ज़्यादा complicated है. अब quantum computing के आप एकदम details में घुसने लग जाओगे कि physical इसका concept क्या है, ये concept क्या है, cost benefit बहुत poor है. हर सब्जेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट देखिए कि क्वेश्चंस कितने आते हैं, हर साल इसका पैटर्न क्या आ रहा है, अगेन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज जो वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ हुआ है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी हो सकता है. समहाउ आई वाज लकी कि एक दिन पहले मेरे को पता नहीं क्यों लगा, बिकॉज मेरी किस्मत थोड़ी इन सब चीज़ों में खराब रहती है, जो मैं छोड़ के जाती हूँ वो आ जाता है. तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ क्योंकि मेरी किस्मत खराब है तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ. 2 क्वेश्चन आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से इस बार. फॉर अ पेपर विच वॉज सपोज टू बी डेड इन मेन्स, दे गिव यू 2 क्वेश्चंस एंड 15 मार्क्स क्वेश्चंस. 30 नंबर्स का जंप आप एक बार समझो कितना ज्यादा होता है. ज्योग्राफी वॉज सपोज टू बी द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी इन मेन्स. इस बार ज्योग्राफी से देर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस, सोसाइटी से 85 नंबर के क्वेश्चंस हैं. इमेजिन 250 मार्क्स के पेपर में अगर आपका 85 मार्क्स का कोई पेपर आपका चंक कवर कर रहा है, इमेजिन उन बच्चों का जो सोसाइटी को अंडर एस्टिमेट करके गए होंगे. डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी पेपर, नो मैटर वट एवर ट्रेंड यू हियर इन द मार्केट कि अबे इसको मत पढ़, ये मत कर, वो मत कर. नो, UPSC has a way of tricking you out. See the 2023 prelims paper. Did any of you ever imagine कि options चले जाएंगे? That they will not give you that मौका कि आप eliminate करो. आपको पता होना चाहिए, आप guess work करो. And see the cutoff. It was one of the toughest prelims that happened. Do not underestimate UPSC, please. Do your statics well. Current affairs को अच्छे से करिए. पेपर को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिए. न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. एनी पेपर, इधर इंडियन एक्सप्रेस, इधर हिंदू, बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली गुड. वट एवर फील्स आपको लैंग्वेज, आपको जिसकी भी लैंग्वेज में फील होता है कि इट्स अ कंफर्टेबल लैंग्वेज पेपर जो मेरे को समझ आ रहा है, डू दैट, डू इट थॉरली. Congratulations मैम. थैंक यू. मासूम सिंह हियर. मैम आपने जैसे बोला कि ये मेंस में जैसे पूरा मतलब अटेम्प्ट कर लो, मतलब कुछ भी लिखो, मतलब एटलीस्ट उससे रिलेटेड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसके लिखें. तो जैसे क्वेश्चन का डिमांड होता है, अगर वो हम फुलफिल नहीं कर पाए तो उसमें भी अगर हम कुछ भी रिलेटेड लिख लिए तब भी मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं. आपको कम मार्क्स मिलेंगे बट आपको मार्क्स मिलेंगे. ये हो सकता है कि किसी बच्चे को किस्मत से वो क्वेश्चन आता हो, है ना, उसने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया है या समवेयर कुछ पढ़ते पढ़ते आपको कहीं ना कहीं कुछ स्ट्राइक कर जाता है. जैसे विंटर डेमोग्राफिक का एक क्वेश्चन था मेंस में इस बार आया है. ऑल्दो उसको पढ़ के इट इज फेयरली इजी टू अंडरस्टैंड कि क्या पूछ रहे हैं, बट स्टिल सम स्टूडेंट्स गॉट कंफ्यूज्ड. मेरी किस्मत अच्छी थी, आई वाज गोइंग थ्रू नेटफ्लिक्स एंड देयर इज दिस मूवी बेस्ड ऑन विंटर डेमोग्राफिक और मेरे को मालूम था, तो वो मेरी किस्मत थी, बिल्कुल किस्मत, लक था, प्योर लक था. तो मैंने उसमें एक बहुत अच्छा आंसर, मुझे मालूम है मैंने अच्छा आंसर लिखा है, डेटा डाल के लिखा है. क्यों? क्योंकि मेरे को आता था, बस आई वाज जस्ट लकी. But you might not get lucky in lot of other questions, and there were some questions जिसमें I was not lucky enough कि मैं समझ सकूं कि क्या पूछ रहे हैं. So in those kinds of questions, there are hints in your question itself. Once you start giving your mocks ना, आप and make this a practice. Whenever you're writing answers, question के points, key points को highlight करो आप. Circle करते जाओ. For example, I'll give you an example. Suppose if they have asked, so what are the challenges that women in India face? है ना, illustrate with examples and mention the way forward. Suppose this is your question. Challenges word को पहले आप सर्कल करो, आपसे वो challenges पूछ रहे हैं. ओके, आपका पहला फोकस इस पर. और मेंस में क्वेश्चन का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप किस सीक्वेंस में अपना आंसर लिख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप रैंडमली कुछ भी नहीं लिख सकते हो. अगर आपसे पहले चैलेंजेस पूछा है तो आप पहले चैलेंजेस को एड्रेस करोगे. ये नहीं कि आप अपनी फिलोसफी बताने लग जाओगे वहाँ पे, नहीं, डोंट डू दैट. देयर इज अ सीक्वेंस.
in a way you answer as per the question. आपसे challenges पूछा है तो आप पहले challenges address करोगे, फिर आप examples लिखोगे और फिर आप way forward डालोगे. This is the sequence you will go and you will find that in the question itself. कभी कभी क्या होता है, they don't use the word just challenges. They'll say please mention the social, economic, political and environmental challenges that women in our country face. है ना, 4 words हैं. Circle all of them. चारों को circle करिए अपने question paper में. Address it according to the sequence they have asked. First of all, your introduction आपका अच्छा होना चाहिए because वो सबसे पहले, that is the first thing your examiner reads. वो एग्जामिनर को एक आइडिया देता है कि ये बच्चा सोचता कैसे है. उसमें अगर आप डेटा डाल सकते हो, एक्सट्रीमली गुड, वेरी वेरी गुड, इट विल फेच यू वेरी गुड मार्क्स. क्योंकि सामने वाले को होता है कि अच्छा इसको आइडिया है कि विमेन को, मतलब सपोज इफ देयर इज अ इकोनॉमी रिलेटेड डेटा विच यू नो एंड इफ यू पुट इट इन योर इंट्रोडक्शन एंड दैट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इकोनॉमी इन द केस ऑफ विमेन, द इम्प्रेशन दैट द एग्जामिनर गेट्स कि इसको मालूम है, he knows what he or she knows कि इससे क्या पूछा जा रहा है. तो if you know the data, introduction में data जरूर put करिए, it helps you a lot. अगर नहीं मालूम है, it's fine. आप ये लिख दीजिए, start with something nice कि you know, even though we have reached the 21st century and India is doing fairly well, there are certain challenges that the women in India still face. आप ऐसे लिखिए, always start your introduction with a positive note. ग्रिम नहीं रखिए कि अरे बहुत बुरी हालत है. नो, डोंट स्टार्ट दैट. यू आर अ सिविल सर्वेंट, यू आर सपोज टू डू गुड फॉर दिस कंट्री. डू नॉट स्टार्ट योर आंसर्स ऑन अ ग्रिम नोट. यू हैव टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक इन योर आंसर्स कि बिकॉज आपको ही सुधारना है जाके, अगर कुछ खराब है तो, है ना. सो मेक श्योर दैट यू गिव अ पॉजिटिव वाइब इन योर आंसर कि हाँ, यू आर होपफुल कि आप अच्छा कर सकते हो, थिंग्स कैन बी डन, इतना बुरा हालत नहीं हुआ है कि सुधारा नहीं जा सकता है. सो बी हैव अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच इन योर आंसर्स, ऑल द आंसर्स दैट यू राइट. कहीं भी किसी भी आंसर में नेवर गो इन दैट नेगेटिव जोन कि अरे इतना खराब है, ये है, वो है. किस कंट्री में खराब नहीं है भाई? एवरी कंट्री हैज इट्स ओन चैलेंजेस. इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. इट इज नॉट ईजी टू मैनेज सच अ ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन एंड वी आर स्टिल इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन टू इम्प्रूव इट, राइट. सो आपके आंसर में हमेशा एक पॉजिटिव टिंज होना चाहिए कि नहीं, हमारी कंट्री में वी कैन इम्प्रूव थिंग्स. ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ कि हम इम्प्रूव करेंगे. दैट इज द एटीट्यूड यू नीड टू कैरी कि यू हैव टू इम्प्रूव. तो डेटा, अब जैसे मैंने क्या बोला, उन्होंने क्या पूछा आपसे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल. 4 हेडिंग्स हैं, उनको सर्कल करिए. अच्छा, अपने मेन पेपर में मत करिएगा ये चीज, डू इट इन योर क्वेश्चन पेपर. बुकलेट जो आती है, डोंट डू इट इन दैट. हाँ, they say that they don't give a penalty for that, but don't risk it, please. अपने क्वेश्चन में कुछ भी घिचर पिचर मत करिए. keep your booklet very clean and very eligible. make as many diagrams as you can. अगर आपको सूझ रहा है ना, कोई भी क्वेश्चन में, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि यही सिर्फ क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ज्योग्राफी में ही डायग्राम्स बन सकता है, नहीं, आप वेन डायग्राम बना दो ना. देयर वाज अ क्वेश्चन इन मेंस GS1 पेपर, आई थिंक, वेयर दे हैड आस्क्ड द डिफरेंस बिटवीन विमेन इक्वालिटी, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट. पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि तीनों चीजें क्या हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस. आप साइड में जल्दी से एक डायग्राम बना दो ना. एक तरफ इक्विटी लिखो, एक तरफ इक्वालिटी लिखो, बीच में उसको कलर करो और एम्पावरमेंट लिखो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एम्पावरमेंट हो रहा है. आधा मार्क्स ही मिलेगा, बट मिल जाएगा. अगेन यू हैव टू एक्सेल. मेक एज मेनी डायग्राम्स एज पॉसिबल. अगर आपको लगता है कि यहाँ पर डायग्राम का इवन देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ डायग्राम, मेक अ डायग्राम. नाउ द 4 sections that they asked, address it in the same sequence and address it section wise. ये नहीं कि सिर्फ सीधे challenges लिख दिया हमने. No, don't do that. You'll get marks, you'll get less marks. For in comparison to someone जिसने ऐसे एक चार्ट बना दिया, issues लिखा, उसमें डायग्राम बनाए, इकोनॉमिक इशू लिखा, पॉलिटिकल इशू लिखा, सोशल इशू लिखा, एनवायरमेंट इशू लिखा और उसके नीचे पॉइंटर्स डाले. इमेजिन इट इन योर हेड हाउ क्लियर एंड प्रिसाइज दैट आंसर लुक्स कंपेयर टू एन आंसर जिसमें सिर्फ चैलेंजेस लिख दिया है और 4 पॉइंट 5 पॉइंट नीचे के डाल दिया. 4-5 पॉइंट से ज्यादा आपको मेंस में किसी भी आंसर में नहीं लिखना है. रिमेंबर दैट यू हैव टू फिनिश योर पेपर ऑन टाइम. 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 7 मिनट में खत्म करने हैं. 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको 10 मिनट में खत्म करने हैं. सेट दैट टारगेट. उससे ज्यादा लेट नहीं करना है. मैक्सिमम 30 सेकेंड्स आप एक्सटेंड कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं. स्टॉप योर पेन अगर उससे एक्सटेंड हो रहा है तो दूसरे क्वेश्चन पे जाओ. हर क्वेश्चन को टाइम अलॉट करो आप, एंड ये आपका प्रैक्टिस से ही होता है.
give as many mains ka mocks if you can. Also, keep revising your static portions. Your static portions is your best friend in this exam. Nothing else is going to help you. Also, coming back to your question of not writing relevant points, see, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता ही नहीं है, इनडायरेक्टली भी कुछ नहीं आता है, तब आप छोड़ दो. क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि यूपीएससी की गाइडलाइंस में देयर इज अ वेरी क्लियर मेंशन दैट इररिलेवेंट चीजों में दे गिव यू नेगेटिव मार्क्स. ऑफ कोर्स इन मेंस में नेगेटिव, लाइक पेनल्टी मिलती है आपको इफ यू राइट इररिलेवेंट थिंग्स इन योर आंसर. ऑफ कोर्स दैट इररिलेवेंट थिंग्स जो वो एग्जांपल वो देते हैं वो कुछ और चीजों का है कि किसी ने ओम लिख दिया पेपर में, किसी ने फालतू के डायग्राम बना दिए, वो सब नहीं करना, उसमें आपको पेनल्टी मिलती है. बट डोंट इरिटेट द एग्जामिनर. आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है, यू आर नेवर गोइंग टू मीट हिम और हर. यू नेवर फाइंड आउट कि आपको इसमें मार्क्स क्यों कम मिले हैं. अरे मैं तो लिख के आया था, बट डिड यू राइट आंसर्स जिसको सामने वाले को ये फील अगर आ गई ना कि यार ये बच्चा क्या लिख रहा है यार, इसको नहीं आता था छोड़ देता. नेवर इरिटेट योर एग्जामिनर. ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ कि जिस इंसान के पास आपके करियर का लेवरेज है, डू नॉट इरिटेट दैट पर्सन. राइट समथिंग, कुछ डेफिनेशन लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, वहीं छोड़ दो, बट इररेलेवेंट मत लिखो. इररेलेवेंट विच इज कंप्लीटली नॉनसेंसिकल, कि पूछा कुछ और था आपसे और आपने कुछ और ही लिख दिया जस्ट टू फिल द पेपर. डोंट डू दैट. डू नॉट इरिटेट योर एग्जामिनर. यू हैव टू गिव एन इम्प्रेशन टू हिम और हर कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैम मेरे को मार्क्स दीजिए. वो आप कैसे करते हो? स्मार्ट आंसर्स, इंटेलिजेंट आंसर्स लिख के. और ठीक है, वो उनको भी मालूम है कि यार ये टफ क्वेश्चन था. आपको क्या लगता है कमीशन को नहीं मालूम होता है कि हमने टफ पेपर दिया है, हमने टफ आंसर सेट किया? ऑफ कोर्स उनको पता होता है. वो यही तो देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा बच्चा एवरेज परफॉर्म कर रहा है. 50% में आप टॉप कर जाते हो इस एग्जाम में. तो यू डोंट हैव टू परफॉर्म एक्सीलेंट इन ऑल द आंसर्स. You have to do well in the answers, which is expected of you to do well in those answers. One nation, one election के क्वेश्चन में आपको अच्छा परफॉर्म करना है. 1.5 साल से वो क्वेश्चन न्यूज में है. Everybody is talking about it. If you're not putting data in those questions, if you're not writing the name of commissions that is being recommended, you're lagging behind in your preparation. You're doing something जो बाकी आपके competitors नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे आप complain नहीं कर सकते कि यार ऐसे तो लिखा था, मार्क्स नहीं दिए इन्होंने. नहीं देंगे आपको मार्क्स. 1.5 साल से वो क्वेश्चन न्यूज में है आपके आंख के सामने. एंड इट कम्स फर्स्ट क्वेश्चन इन GS2, वन नेशन वन इलेक्शन. यू हैव टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन एंड यू हैव टू परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल इन दैट क्वेश्चन. 7.5, 8 is the score you have to aim कि इतना तो मेरे को लाना है, ये मालूम होना चाहिए. But there was this question of, I think sir, there was this data privacy वाला question where they were asking about the fetus का. I did not understand that question. आज भी मुझे नहीं समझ आया है कि उन्होंने क्या पूछा है. बाद में मुझे समझ आया कि अच्छा भारतीय न्याय संहिता के थ्रू that was the question which was asked. I did not know. I wrote something about life, right to life and right to liberty, and something about why it is a privacy breach. Something I wrote क्योंकि दिमाग में था कि कुछ लिख के आना है. They know this is a tough question. यहाँ पे where do you stand out? By writing something. कोई बात नहीं. I think I would have scored 3 or 4 marks in that question, not more than that. Better than someone जिसने छोड़ा है वो आंसर, है ना. So make sure that you attempt your paper. Make sure that you write whatever you can. Just do not irritate your examiner. Just do मैम it. आपने जो बोला जैसे 3 या 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ही 10 मार्क्स या 15 मार्क्स के होते हैं. मिक्स भी होता है कभी, वो इकोनॉमी ज्योग्राफी जैसे कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट के. तो जैसे आपने बोला सीरीज में हमको जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इंट्रोडक्शन वो उसका कैसे अप्रोच करना है? कॉमन इंट्रोडक्शन होगा? कॉमन इंट्रोडक्शन दीजिए. चारों टॉपिक्स को समझिए कि एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है इसका. वो आपको आंसर लिखते लिखते समझ आने लगेगा. वो स्टार्टिंग में लगता है यार कि इफ यू स्टार्ट सीइंग टॉपर कॉपी ना अभी से, तो आपको लगेगा कि यार ये लोग कैसे सोच लेते हैं, ये तो मेरे को नया चमकता है दिमाग में. अभी नहीं चमकेगा क्योंकि आपने उतना कंटेंट नहीं गैदर किया है. बट जब बाय द टाइम यू रीच मेंस ना, यू रीड सो मेनी थिंग्स. आप उस प्रेशर में इतना सारा चीज पढ़ लेते हो ना, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत ट्रिकी होते जा रहा है. एवरी ईयर इट इज गेटिंग ट्रिकी. एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, इट इज माई पर्सनल ओपिनियन दैट इट इज द मोस्ट टफेस्ट स्टेज टू क्रैक.
because I cleared mains in my first attempt. It took me 4 attempts to clear prelims. तो I understood कि mains शायद मेरा थोड़ा strength है. Writing theory is my strength, but making smart guesswork is not. मेरे को 4 साल लग गए उसमें. तो वो डिफिकल्ट है वो स्टेज. डू नॉट अंडरएस्टिमेट योर प्रीलिम्स. वो आपका फर्स्ट स्टेज है. प्रीलिम्स नहीं होगा, मेंस की सारी मेहनत बेकार है आपकी. आप प्रिलिमिनरी नहीं क्वालिफाई करोगे, मेंस का तैयारी करके क्या पॉइंट है? कोई पॉइंट नहीं है. बट डोंट बी सो ग्रिम. सी योर पास्ट ईयर पेपर्स. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अ रीजन कि आपको सारे टॉपर्स, यू गो टू यूट्यूब, यू सी टॉपर्स वीडियो. मेरी तो फिर भी 408 रैंक है. रैंक 1 वाले बच्चे भी आपको यही बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर देखिए. क्यों? क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ योर एग्जाम. व्हाई आर दे आस्किंग सच क्वेश्चंस? इस साल में ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? उस साल ये क्वेश्चन क्यों पूछा था? न्यूज़ में है इसीलिए. कुछ हल्ला हंगामा हुआ है इसके अराउंड, इसीलिए पूछ दिया है. ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है आपके क्वेश्चन पेपर में. देयर इज अ रीजन दे आर आस्किंग यू दैट क्वेश्चन. ईदर दे आर ट्राइंग टू जज योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड हाउ यू टैकल इट. Yes. क्योंकि ये एक स्ट्रेस टेस्ट भी है ये एग्जाम. ईदर दे कुड टेस्ट योर नॉलेज ऑफ द करंट अफेयर्स विच इज गोइंग अराउंड, सो दैट दे सी कि अच्छा ये बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है कि नहीं. और ईदर दे कुड जस्ट टेस्ट योर एबिलिटी टू एनालाइज एन ईजी क्वेश्चन एंड प्रेजेंट इट इन अ ब्यूटिफुल वे. कि ये बच्चा ईजी क्वेश्चन को कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहा है. इट कुड बी एनीथिंग. अंडरस्टैंड द रेलेवेंस. हम हर आंसर का एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, बिकॉज आपका इंट्रोडक्शन भी होलिस्टिक होना चाहिए और आपका कंक्लूजन भी होलिस्टिक होना चाहिए. और द चैलेंज इज कि आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन डिफरेंट होना चाहिए. इंट्रोडक्शन में आप एग्जामिनर को इंट्रोड्यूस करते हो कि सर ये देखिए मेरे को ये मालूम है इस चीज़ों के बारे में. कंक्लूजन में आप उनको बताते हो कि सर देखिए ये मेरा पूरा नॉलेज का समेशन था इस आंसर का. टू वेरी सिमिलर थिंग्स बट वेरी डिफरेंट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम. So if they're asking you multiple things in one question, आपका introduction, मेरे according, in my personal opinion, it should be holistic. Don't address only the economical issue. Don't address only the social issue, because they're asking you about all 4. तो आपको introduction तीनों का combination होना चाहिए. You use your creative head and see कि कैसे किया जा सकता है ना. उसके बाद आप body is your सबसे ज़्यादा marks जिसको allotted होता है आपके question में, वो आपकी body होती है. Then you make it as beautiful as you can. हैंडराइटिंग अच्छी रखिए. इफ अच्छी नहीं भी है, मान लीजिए कि बहुत सुंदर कर्सिव राइटिंग नहीं है, एटलीस्ट लेजिबल रखिए. आपका हर एक वर्ड एग्जामिनर को समझ आना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि आई और ई में उनको अंतर ही नहीं समझ आ रहा है कि इस बच्चे ने क्या लिखा है. मार्क्स कटते हैं उसके. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पीपल डोंट पुट देयर एम्फेसिस ऑन एंड दे फील कि अरे यार नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो छोटी चीज़ें लॉन्ग रन में मैटर करती हैं. कीप योर हैंड राइटिंग लेजिबल. इफ नॉट ब्यूटिफुल, कीप इट लेजिबल. मेक डायग्राम्स, फॉन्ट बड़ा रखिए अपने आंसर्स का. मेक इट लेजिबल. मेक एज मेनी डायग्राम्स, एज मेनी एज क्या बोलते हैं उसको, माइंड मैप्स. देन देयर इज दिस फ्लो चार्ट्स, वेन डायग्राम्स, वट एवर यू कैन डू. जरूरी नहीं है कि आपके आंसर में से वर्ड्स होना चाहिए. डायग्राम से समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है. वाटर साइकिल पूछा है, वाटर साइकिल का डायग्राम बनाइए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पूछा है, आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का डायग्राम फोटोग्राफिक मेमोरी के जैसा याद होना चाहिए. वहाँ एरो में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऊपर क्या जा रहा है और नीचे क्या आ रहा है और बाहर क्या निकल रहा है. एकदम याद होना चाहिए. एनसीईआरटी के डायग्राम्स, नो मैटर विच सब्जेक्ट, आपको फोटोग्राफिक मेमोरी के जैसा याद होना चाहिए. एनी डायग्राम, नॉट द कॉम्प्लिकेटेड वंस ऑफ कोर्स. बट अगर आपसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल नगारा स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल टेम्पल का डिफरेंस पूछा है, एनसीईआरटी में इजी वाला डायग्राम भी बना हुआ है. नोबडी इज टेलिंग यू कि आप तिरुपति का टेम्पल बना दीजिए वहाँ पे, वो नहीं करना है आपको. बट आप डिफरेंस तो बता ही सकते हो कि अच्छा इनका शिखर ऐसे है, इनके में गोपुरम होता है. मेक दैट. स्तूपा पे क्वेश्चन है, मेक स्तूपा. मेक डायग्राम्स एंड गिव और कंक्लूजन में जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप जब अटेम्प्ट करते हो तो उसके कंक्लूजन में देयर शुड बी अ पॉजिटिव टोन. इफ यू कैन पुट अ डेटा इन कंक्लूजन ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन. इफ यू कैन रिमेंबर अ कोट, मान लीजिए आपको लिखते लिखते अंबेडकर जी का कोट याद आ गया कि अ प्रोग्रेसिव नेशन इज इक्वल, प्रोग्रेसिव वुमेन इज इक्वल टू प्रोग्रेसिव नेशन. लिख दीजिए, राइट कोट्स इन योर कंक्लूजन. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर आंसर विथ you can also start your introduction with any quote if it is relevant to that question. You can do both. You can be flexible that way.
उसमें कोई इशू नहीं है, बट योर इंट्रोडक्शन शुड लुक लाइक एन इंट्रोडक्शन एंड योर कंक्लूजन शुड लुक लाइक अ कंक्लूजन. ये नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन वाली फीलिंग आ रही है और कंक्लूजन से कि कंक्लूजन में आप जाके ऐसा फील हो रहा है कि अब मैंने आंसर इंट्रोड्यूस करना शुरू किया है. दैट इज द एंड ऑफ योर आंसर. That should holistically summarize what you have been talking about all the way in your answer in the last 2 or 3 pages that you have been writing. That is the smart work that you do in your answer. Be smart. यहाँ बहुत बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं. Trust me, I have seen very, very good students fail in this exam because they are not doing smart work. This exam is all about smart work. सब कुछ नहीं पढ़ना है. It is not possible. आप सब कुछ नहीं याद कर सकते. ह्यूमन ब्रेन की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है. एंड ट्रस्ट मी, जो आप पढ़ के भी जाओगे ना, उसमें से बहुत सारी चीज़ आपको एग्जाम के दिन याद भी नहीं होगी. इतना स्ट्रेसफुल होता है माहौल. बट डू स्मार्ट वर्क. क्या नहीं पढ़ना है इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई यूज टू गो थ्रू दोज करंट अफेयर्स मैगजीन विथ ऑल माई हार्ट. सारा डेटा सब कुछ अंडरलाइन कर रही हूँ. कुछ नहीं याद रहता. नथिंग. याद क्या रहता है कि गवर्नर को सेलेक्ट कौन करता है, अपॉइंटमेंट बाय हैंड एंड सील किन किन पोस्ट्स को मिलता है, कौन सी बिल लैप्स करती है. क्वेश्चंस पूछते हैं यार वो इससे. ये सब याद रखो आप. करंट अकाउंट, लोन अगर हमारी सरकार ने लिया है तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है कि करंट अकाउंट का पार्ट है. दीज आर द थिंग्स यू डू नॉट हैव टू मेक मिस्टेक्स इन. दीज आर द थिंग्स स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स इन. रिमेंबर, हमें बेसिक चीज़ों को भूलना बहुत आसान होता है और ऐसे कंफ्यूज करेगा आपको यूपीएससी. 2-3 वर्ड्स बीच में डाल देंगे और आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे. आर्टिकल में कंफ्यूज कर देंगे. आई मेड अ मिस्टेक. 109 आर्टिकल वाला मनी बिल वाला जो क्वेश्चन था, आई डिड दैट क्वेश्चन रॉन्ग क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई वहां जाकर कि 110 था कि 109 था. नहीं याद कर पाई मैं. जब आपको मालूम है कि हर साल आपका बजट आता है, जब आपको मालूम है कि हर साल पार्लियामेंट्री सेशंस चलता है, आई एम नॉट सेइंग कि आप सारे आर्टिकल याद कर लो. इट इज नॉट पॉसिबल. रिमेंबर द इंपॉर्टेंट वंस. एनसीईआरटी में जो दिया है उसको तो बिल्कुल याद करके जाओ आप. दे आस्क यू डायरेक्टली क्वेश्चंस. इमरजेंसी प्रोविजंस के आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए. यू कैन नॉट से कि मेरे को फंडामेंटल राइट्स नहीं याद है. आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 आपको मुंह जबानी रटा होना चाहिए. आपसे किसी ने पूछ दिया आर्टिकल 24, आपको तुरंत बताना है आर्टिकल 24. यू कैन नॉट गिव दैट एक्सक्यूज. इन सारे टॉपिक्स में यू कैन नॉट हैव दैट एक्सक्यूज कि मेरे को याद नहीं था. फिर आपको याद क्या है? Point is that because you have so many things to remember, at least remember the important ones. You are going to be, you're preparing for the civil services of this examination, and if you tell someone कि मेरे को fundamental rights नहीं मालूम है, it's very tragic. And it's going to cost you in your, if not in your prelims, it will cost you hugely in your mains. If there is a question जहाँ पे आपसे expected था कि आप article 19 को quote करो और आपने नहीं quote किया है, आपके marks कटेंगे. नहीं कटेंगे नहीं, कम मिलेंगे. Remember that. Do that. मैम, आपने जैसे बताया आपका 4th अटेम्प्ट में, तो ये बेसिस में आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था. हाँ जी. तो आपने प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटेजी रही? क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो हाई है, मतलब जितने आ रहे पहले उतने, मतलब अगर 50 to 64% क्वेश्चन आ रहे हैं उतना करना एलिजिबल है या फिर अवॉइड करना कंपलसरी ऐसा? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप जितने क्वेश्चंस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ. और क्योंकि मुझे 4 अटेम्प्ट लग गए सिर्फ प्रीलिम्स निकालने में, मैं आपको वो गलतियां बताऊंगी जो मैंने प्रीलिम्स में करी है. और मेरे पास 1.5 साल पहले से पहले ढंग का गाइडेंस नहीं था. जब गाइडेंस आया तब मुझे समझ आया कि अच्छा, दीज आर द मेजर मिस्टेक्स दैट आई एम मेकिंग इन प्रीलिम्स, इसलिए मेरा नहीं हो रहा है डिस्पाइट वर्किंग हार्ड. आपको अंदर में पता होता है आपने पढ़ाई की है कि नहीं. दूसरों को आप जो बोल लो, डीप डाउन यू नो कि यू वर्कड हार्ड, और आपका नहीं होता है. इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. ट्रस्ट मी, इट इज वेरी. और पहले अटेम्प्ट को तो मैं फिर भी मान लूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, मैं ऐसे ही चली गई थी देने. क्यों? क्योंकि दिमाग में था कि अरे 1 साल कोचिंग करी है, एमसीक्यू ही तो है, कर लेंगे. अंडर एस्टिमेट किया मैंने इस एग्जाम के टफनेस को. भाई, कंट्री में 1000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं. हाउ कैन यू अंडर एस्टिमेट द प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑफ सच एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम? ऑफ कोर्स दे विल रिजेक्ट यू. यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. ऐसे ही चली जाऊंगी, एमसीक्यू एबीसी मार के आ जाऊंगी. नहीं निकला, नहीं लिया सीरियसली. आई वेस्टेड माई अटेम्प्ट. आई शुड हैव नेवर गिवन दैट अटेम्प्ट. आई वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड. दूसरी बार मॉक्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया मैंने कि अरे ये तो कोचिंग वाले अपना प्रचार करने के लिए करते हैं, इनको पढ़ने का जरूरत नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ लेती हूँ, वो सारा रट जाती हूँ. कुछ नहीं आया. स्टैटिक से पूछ दिया 2021 के पेपर में, हो गया वहां भी खराब. आई विल टेल यू, आई हैव मेड मिस्टेक्स, so blunder. इतना you'll hear and you'll laugh and you'll actually wonder कि इसका कैसे निकला है. There was this question on
what was that question? DPSP का क्वेश्चन था वो, ठीक है, 2021 के पेपर का, where they were asking about equality of wealth or something like that. मेरे को exactly Equal distribution. Huh? Equal distribution. yes, equal distribution of wealth. That was the question. Easiest question. That is an easy question. Trust me, that is an easy question. Mocks नहीं बनाए थे मैंने. स्टैटिक पोर्शन को हाईली अंडर एस्टिमेट करके गई थी मैं. रिविजन ढंग से नहीं किया था, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रही थी. उसका आंसर होना चाहिए था DPSP. मैंने राइट टू इक्वालिटी मार के आया है बहुत कॉन्फिडेंटली कि ये तो राइट टू इक्वालिटी है, सबको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. सोच ही नहीं रही हूँ, पढ़ाई नहीं की है, रिविजन नहीं किया है, होगा ना गलत. एंड बाद में पता चला कि ये तो आसान क्वेश्चन था, उसको मैं गलती करके आई हूँ. दैट इज अ लेवल ऑफ कंसेप्चुअल अनक्लैरिटी दैट आई हैड कि DPSP और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस नहीं पता है मेरे को. एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंटली मार्किंग राइट टू इक्वालिटीज. DPSP में तो ध्यान भी नहीं जा रहा है मेरा, उसको पहले ही मैंने एलिमिनेट कर दिया कि फंडामेंटल ड्यूटी तो नहीं है, DPSP भी नहीं है, ये है तो फंडामेंटल राइट ही. अब इन दोनों में से कौन है वो सोचती हूँ. वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है तो हो सकता है कि भाई सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए. जरा सा भी दिमाग नहीं लगा रही हूँ कि अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो आज के डेट में एवरी क्लास डिफरेंट पर्सन वुड गो टू द कोर्ट कि भाई उनको 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, मेरे को तो 1 ही लाख मिल रहा है, ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, पैसा दो मेरे को. सोच भी नहीं रही हूँ मैं वहां पे, ये चीज लॉजिक भी नहीं लगा रही हूँ. एवरीथिंग इज आउट ऑफ द विंडो. व्हाई? बिकॉज देयर वाज जीरो प्रैक्टिस फ्रॉम माय साइड. ब्लंडर, डोंट डू दैट. 2 अटेम्प्ट तो मैंने इसमें ऐसे ही वेस्ट कर दिया फालतू के. मतलब खुद पे गुस्सा आता है मुझे कि व्हाई वाज आई सो अनसीरियस अबाउट द एग्जाम व्हिच आई यूज्ड टू क्लेम कि मेरा गोल है निकालना, है ना. एंड देन उसके बाद आई 1.5 साल फॉर द नेक्स्ट 1.5 years when someone 2 people I owe my complete contribution to them कि उनके वजह से मेरा ये एग्जाम निकला है. सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली इज वन थिंग, बट व्हेन यू गेट पीपल टू गाइड यू इन अ राइट डायरेक्शन कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, those 2 people, both of them are in the services. I owe my success hugely to both of them. They actually told me where I'm going wrong. 1.5 साल I worked very very hard, very hard. I cut off all my friends, most of them. I did not used to attend any parties. घर के functions में नहीं जाती थी मैं. I was here in Old Rajendra Nagar in my one छोटा सा room for the past 1.5 years, library to home, home to library all the time. And I still couldn't clear 2023 का prelims. क्यों? क्योंकि strategic mistake. And I'll tell you why. The paper was tough. मैंने सिर्फ 51 questions attempt किया उस पेपर में, क्योंकि वो पेपर इतना टफ था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है. बट मुझे ये चीज़ नहीं समझा कि अगर वो मेरे लिए टफ है तो वो सबके लिए टफ है. और समवन हु हैज स्टडीड डिलिजेंटली फॉर दिस एग्जाम, अगर आपको उसके बाद भी ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, इट मीन्स वो सबके लिए टफ है. ऑलवेज रिमेंबर दैट. टफ पेपर में ज्यादा अटेम्प्ट करना है, कट ऑफ गिरता है, रिमेंबर दैट. अगर कट ऑफ गिर रहा है आपके निकालने का चांस ज्यादा. इजी पेपर में हर कोई स्कोर करता है यार. Every student will score in easy. Every good student will score good marks in easy paper. आपको आता है राइट आर्टिकल 21 सबको मालूम है. आर्टिकल 21 है, आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, हर किसी को मालूम है. यहाँ पे it is more difficult to get a rank or clear a paper which is easy. I will tell you why. Because cut off ऊपर जाती है. The cut off goes difficult paper में it is easier to clear क्योंकि cut off नीचे जाता है. Attempt as many questions as you can. If it is an easy paper, 95 के नीचे आपको अपना attempt score नहीं रखना है, which is my personal opinion. I have done this 30-40 marks लगाने के बाद मैं आपको ये suggestion दे रही हूँ. Attempt as many questions as you can. Of course, keep a buffer. 100 के 100 मत करिए. If there are questions prelims में जहाँ आपको लग रहा है कि सुना ही नहीं है मैंने, I don't know कि क्या पूछा है. There was this some canal related question which goes through Persia in prelims exam. I did not know the name of that canal. I did not hear about it. So I left that question. I attempted 92 questions in this prelims exam. And I comfortably crossed it. क्यों? क्योंकि static portion strong रखा था मैंने. See, अभी जितना जो papers आ रहा है ना prelims में, आपके 30-40 questions हैं जो आपके static books हैं. Directly. Either from NCERT or in some way or the other indirectly from your static portions. Focus उस पे करिए. आपका फोकस होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, अगर ये क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से है, मैं गलत नहीं करके आऊंगी या आऊंगा, व्हाटएवर. ये गलत नहीं करना है, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स बहुत डायनामिक होता है. इट इज नॉट पॉसिबल आप सब चीज नहीं याद रख सकते हो. पढ़ी हुई चीज भी भूल जाते हो यार आप. तो आप मेक श्योर
that you are revising your static in the last 30 days that you have, and if you all are appearing for this prelims, revise your static notes, go through the budget and economic survey का PIB का summary. Don't go through the document. PIB की summary है, एक बार उसको देख लीजिए. Although उसका cost benefit बहुत poor है, because some questions mostly don't come, but if it comes, you'll be comfortable at attempting a tough question. कुछ डेटा ड्रिवन क्वेश्चन आ सकता है, कुछ कंपैरिजन आ सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सटेंशियली लो हुआ है या ज्यादा हुआ है, whatever it is, just go through that summary once, ज्यादा नहीं, don't घुसना नहीं है अंदर. Give mocks. If it is possible for you to give every day one mock, do that. If it is too exhausting, क्योंकि वो exhausting भी बहुत ज्यादा होता है, वो 2 घंटे बैठ के स्ट्रेसफुली सोचना, और ऑनेस्टली मॉक दीजिए. अगर मूड नहीं है देने का ना उस दिन, तो मत दीजिए, अगले दिन दीजिए. सुबह उठ के फर्स्ट थिंग गिव योर मॉक. आपका माइंड फ्रेश होता है, यू कैन गिव. और मतलब मैं ये बोलूँगी कि उसको बहुत ऑनेस्टली एनालाइज करिए. मैं कभी कभी ये भी करती थी कि हल्के से आंसर देख लेती थी, कि क्योंकि वो खराब मार्क्स मेरे को मॉक में नहीं देना होता था. आई वॉज डिसऑनेस्ट टू माई सेल्फ इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स. ऑनेस्टली उस मॉक को दीजिए, एंड मॉक में स्ट्रैटेजाइज टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. वहाँ से आपको वो आदत लगती है कि नहीं, यहाँ इसमें भी तुक्का मारेंगे, इसमें भी तुक्का मारेंगे, इसमें भी लॉजिकल एलिमिनेशन करेंगे. मॉक्स का यूटिलिटी वही है, बिकॉज कोई भी कोचिंग आपको ये नहीं बता देगा कि क्वेश्चन पेपर क्या आने वाला है. कोई नहीं कर सकता. वो आपके लिए एक गाइडिंग टूल है. दे आर टेलिंग यू कि सी दीज आर द सेट ऑफ क्वेश्चंस विच वी फील इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. हर कोचिंग की अपनी एक टीम होती है, एंड दे हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जिनका काम ही यही है. दे आर सो गुड इन दैट. उनका जॉब ही यही कि वो ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, कम इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस देखते हैं. दैट इज हाउ दे सेट पेपर कि भाई ये क्वेश्चन हम देंगे. क्यों? क्योंकि वो उनके हिसाब से रेलेवेंट है उस साल. दैट इज द यूटिलिटी ऑफ मॉक्स. Seeing as many questions as you can, attempting as many questions as you can is very important. होता क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ why people get underconfident in prelims. क्योंकि नया क्वेश्चन देख के आप थोड़ा डरते हो. कोई भी नई चीज आप लाइफ में उठाओगे ना, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हो, या आपको थोड़ा डर लगता है कि यार ये नहीं पता, अब वो कुछ बहुत ही रैंडम पूछ देंगे आपसे, आप घबरा जाओगे वहां पे. लेकिन आप, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, गिव मॉक्स एंड यू विल रियलाइज कि आपको बस ये वाला फीलिंग आएगा कि अच्छा ये मेरे को नहीं आता है. डरोगे नहीं आप. और उसमें भी आपको अंदर थोड़ी सी चुल रहेगी कि अटेम्प्ट कर लूँ क्या, थोड़ा गेस वर्क कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं. और कभी कभी लग जाता है तुक्का, हो जाता है सही. गट फीलिंग को थोड़ा अपना ट्रस्ट करो आप पेपर में. इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट, देयर मस्ट बी समथिंग कि योर ब्रेन इज काइंड ऑफ पुशिंग यू टू थिंक अबाउट इट. देयर इज डेफिनेटली अ चांस दैट यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, और वो सही हो जाएगा. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक बार ये सोचो, अगर आप कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आपको उसमें एक्यूरेसी बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. You have to be very very accurate if you're attempting. If you have that strategy in your mind कि सही attempt करेंगे, लेकिन कम attempt करेंगे बट सही attempt करेंगे, तो आपकी फिर accuracy 90% से कम नहीं होनी चाहिए. But more number of questions you attempt, आपकी accuracy कम होगी, बट नंबर बढ़ने के चांस ज्यादा है. क्योंकि चलो सारे नहीं सही होंगे, 5 तुक्के तो सही होंगे, 6 तो सही होंगे. 10-12 नंबर का जंप इज अ वेरी बिग जंप. मान लो आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप 80 नंबर पे आ रहे थे, और 20 क्वेश्चन आपने और अटेम्प्ट कर लिया होता, तो आप 10 नंबर का ही जंप लेते और 90 पे आ जाते. आपका कट ऑफ पार हो जाता है इस साल का. दैट इज द डिफरेंस इट मेक्स. अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, एंड इफ यू फील कि मैं सारे अटेम्प्ट कर सकती हूँ, सारे अटेम्प्ट कर दो, बट बी प्लीज बी वेरी स्मार्ट अबाउट नेगेटिव मार्किंग. बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट, बिकॉज वो मालूम नहीं होता है, वो धीरे धीरे नेगेटिव वो फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव लग जाता है. डोंट डू दैट. If you're not sure, if you have not heard about the question anywhere whatsoever, don't attempt that answer. But try to maximize your attempts. 90 का टारगेट रखिए. आसान पेपर है तो 95 तक स्ट्रेच करिए. डिफिकल्ट पेपर में भी 90 तो बेयर मिनिमम, उससे कम नहीं. प्रीलिम्स ट्रिकी है, एंड every person that I know right now who has been clearing prelims for the past 3-4 years, or who has cleared prelims, और जो सर्विस में है, none of them will suggest you कि कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ prelims में. किसी के मुंह से नहीं सुनोगे आप. You talk to any other topper,
आप उनसे भी बात करो जिनसे रैंक मेरे से बेटर होगी. नोबडी विल सजेस्ट यू कि यार इतना क्वेश्चन थोड़ी अटेम्प्ट करना होता है प्रीलिम्स में, बस 60 करने होते हैं. नहीं, आपको सब बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. आफ्टर 30-40 क्वेश्चन इट इज़ अ गेम ऑफ लॉजिकल एलिमिनेशन एंड तुक्काबाजी. एक्सेल करो उसमें, और सही बिड़ गया तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. डू दैट as many questions as you can. These are the guidance, like give mocks, focus on your static portions. Mains के answers complete करिए आप, न्यूज़पेपर ढंग से पढ़िए, and don't fall into the FOMO culture that is going on. Multiple coaching के materials मत उठाइए, stick to one source. लक्ष्मीकांत कर रहे हैं, please stick to लक्ष्मीकांत. Don't read any other book. Don't go through multiple sources. It just confuses you. एक सोर्स रखिए. ये सारी सेम गाइडेंस विच एवरीवन एल्स इज गिविंग. इट इज जस्ट कि वो जब पर्सनलाइज्ड टच के साथ आता है तो आपको ज्यादा फील होता है. Only that. So thank you everyone. I hope a very helpful and detailed discussion indeed. So thank you everyone.